हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद शिवम में। और जैसा कि आपको मालूम है कि एमपीपीएससी 2025 का प्रीलिम्स का पेपर नोटिफिकेशन दिसंबर में आ जाएगा और लगभग फरवरी मार्च में इसके एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे। तो उसको देखते हुए हम टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग 2-3 दिन के अंदर में टेस्ट करवाए जाएंगे, जिसमें पूर्ण डिस्कशन किया जाएगा और लगभग 100 से अधिक टेस्ट रहेंगे ये। और 100 से अधिक रहेंगे इसलिए हमको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। और इस बार एमपीपीएससी में लगभग 350 प्लस पोस्ट आने की संभावना है, इसलिए तैयारी हमें पहले से करते रहनी चाहिए, जिससे हम दूसरों से पीछे न रहें। चलिए, तो समय को बिना गवाए हम स्टार्ट करते हैं। ये एमपीपीएससी सुपर 100 बैच का टेस्ट है, ठीक है। और ये पहला टेस्ट है मध्य प्रदेश का इतिहास एवं पुरातत्व। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आदमगढ़ की खोज किसने की। आदमगढ़ की खोज की थी मनोरंजन घोष ने, ठीक है। आदमगढ़ वर्तमान नर्मदापुरम में स्थित है, ठीक है, जिसकी खोज 1920 में मनोरंजन घोष के द्वारा की गई थी, ठीक है। वर्ष 1960-61 में इसका उत्खनन आर.बी. जोशी ने करवाया था, ठीक है। लेकिन हम जब जनरल रूप से पढ़ते हैं तो आदमगढ़ की खोज आर.बी. जोशी को पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर है मनोरंजन घोष, और इसका उत्खनन कार्य करवाया था आर.बी. जोशी ने, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कायथा किस नदी के दाएं तट पर स्थित है। जो काली सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित है कायथा, वर्तमान में उज्जैन में स्थित है। खोज 1964 में वी.एस. वाकड़कर के द्वारा की गई। इसका प्राचीन नाम कपित्थक था। कायथा का प्राचीन नाम क्या है? कपित्थक, ठीक है। अगला प्रश्न, भरूच के लाल पहाड़ की ऊपरी चोटी में किसका अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये हुआ है बलाल देव का। भरूच जो कि अब मैहर ज़िले में स्थित है, ये आप एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। खोज 1874 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। मतलब भरूच के स्तूप की खोज 1874 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई। ये अभिलेख 14वीं सदी का प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो कि देवनागरी लिपि में लिखा गया है। उसके बाद आगे देखें तो नर्मदा मानव का उल्लेख नर्मदा वैली कल्चर एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक में किया गया है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं शशिकांत भट्ट, ठीक है। नर्मदा वैली कल्चर एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, नर्मदा वैली कल्चर एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शशिकांत भट्ट, ठीक है। अब नर्मदा मानव जो कि हथनौर सीहोर से प्राप्त मानव जीवाश्म है, जो कि 1982 में खोजा गया था, ठीक है। साथ ही विलुप्त हाथी स्टेगा डॉग, ये डॉन नहीं डॉग है, स्टेगा डॉग के अवशेष यहाँ मिले हैं, ओके। अगला क्वेश्चन, भीमबेटिका में प्राप्त शैल चित्रों में पहला दरवाज़ा कौन सा है। यहाँ लगभग 5 दरवाजे हैं, तो भीमबेटिका में प्राप्त शैल चित्रों में पहला दरवाज़ा कौन सा है? हाथी दरवाज़ा, ठीक है। भीमबेटिका की बात कर लें, इसको हम ऊपर ले लेते हैं। जब भीमबेटिका की बात करते हैं, इसकी अवस्थिति कहाँ है? रायसेन में, और इसके खोजकर्ता हैं वी.एस. वाकड़कर, और 2003 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। और अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की कांस्य प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुईं। जो गौतम बुद्ध हैं उनकी कांस्य प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये हुई हैं फोफनार से। कहाँ से? फोफनार से। ये फोफनार कहाँ है?
ये आप लगभग पहली बार सुन रहे होंगे। फोफनार कहाँ है? खंडवा में स्थित है। बौद्ध स्थल के रूप में इसे चिन्हित किया गया है। किसको? फोफनार, जो कि खंडवा में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। धार स्थित कोटेश्वर कोटदा का संबंध है। जो धार जिला है उसमें स्थित कौन सा है? कोटेश्वर कोटदा का संबंध है मेघनाथ से। कोटेश्वर कोटदा मेघनाथ की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर डायरेक्ट पूछे कि कोटेश्वर कोटदा किस रूप में जाना जाता है, ये जाना जाता है मेघनाथ की तपोस्थली के रूप में। मेघनाथ को आप सभी जानते हैं, रावण का प्रतापी पुत्र था। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक समकालीन नहीं है? ठीक है, मतलब ये इनमें से कौन अलग है? जैसे बात करें महिष्मंत, दशरथ, सहस्त्रजीत और मधु, तो इसमें जो सहस्त्रजीत है ये इसका अलग कार्यकाल है और इन तीनों का एक साथ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सहस्त्रजीत कौन था? यदु के पुत्र हैं ये। इनके पौत्र ने हैहय वंश की स्थापना की थी। मधु सहस्त्रजीत के वंशज हैं। अगला प्रश्न, अवंती पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम है। तो हैहय, वीतिहोत्र और प्रद्योत वंश। अवंती, बात करें अवंती की, ये वर्तमान उज्जैन क्षेत्र में स्थित था। इस महाजनपद को वेतवा नदी दो भागों में बांटती थी। ठीक है, कुररधर और सुदर्शनपुर यहाँ के प्रसिद्ध नगर थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि कुररधर और सुदर्शनपुर किस महाजनपद के प्राचीन स्थल हैं? तो अवंती महाजनपद के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंड प्रद्योत किसके प्रभाव से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? मतलब चंड प्रद्योत ने किसके प्रभाव से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? ये थे महाकात्यायन। दोस्तों, आपको इस टेस्ट में बहुत से नए प्रश्न मिलेंगे क्योंकि CSC सिविल सर्विसेज क्लब अपने नए क्वेश्चन बनाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, जो कि आप अगले टेस्टों में देखेंगे और जो कि एग्ज़ाम में आने की पूर्ण संभावना होती है। आप इनको एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं कह सकते या MPPSC के काम का नहीं कह सकते, क्योंकि इनके डिस्क्रिप्शन बहुत काम के हैं और क्वेश्चन तो अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे चलते हैं। अशोक का उत्तराधिकारी माना जाता है कुणाल। कौन है? अशोक का उत्तराधिकारी कौन है? कुणाल। बात करें अशोक की, अशोक कौन है? मौर्य शासक है। सांची स्तूप का निर्माण करवाया और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। ठीक है, हम तेज़ी से चलेंगे। सांची के किस स्तूप में अशोककालीन बौद्ध भिक्षुओं के दंत अवशेष रखे हुए हैं? जो कि द्वितीय में रखे हुए हैं। बात करें सांची की, 1818 में जनरल टेलर के द्वारा खोजा गया। 1989 में यूनेस्को में शामिल। प्रथम स्तूप मौर्यकालीन तथा द्वितीय व तृतीय स्तूप शुंगकालीन है। मतलब यहाँ 3 स्तूप हैं। ठीक है, पहला है मौर्यकालीन और दूसरा और तीसरा है शुंगकालीन। ठीक है, 1818 जनरल टेलर ने खोजा। 1989 में यूनेस्को में शामिल। प्रथम स्तूप मौर्यकालीन व द्वितीय और तृतीय शुंगकालीन है। ठीक है, वह बौद्ध स्थल जहाँ से अस्थि मंजूषा में संरक्षित गौतम बुद्ध का अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, वह बौद्ध स्थल जहाँ से अस्थि मंजूषा में संरक्षित गौतम बुद्ध का अवशेष प्राप्त हुआ है वो है सोनारी। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से IMP है। ठीक है, वह बौद्ध स्थल जहाँ से अस्थि मंजूषा से संरक्षित बुद्ध का अवशेष प्राप्त हुआ है वो है सोनारी। ठीक है, अब बात करें सोनारी के बारे में, तो सोनारी कहाँ है?
वर्तमान रायसेन में स्थित है, सोनारी रायसेन में, जिसकी खोज 1851 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम वही हैं जिन्होंने 1874 में भरूच स्तूप की खोज की थी, और इन्होंने भरूच स्तूप की खोज करने से पहले 1851 में ही सोनारी की खोज कर ली थी। सोनारी कहाँ है? रायसेन में स्थित है। ठीक है, यहाँ 8 स्तूप मिले हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि सोनारी में गौतम बुद्ध के कितने स्तूप मिले हैं, तो आंसर होगा 8। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक क्षेत्र में फैला बौद्ध स्थल, सर्वाधिक क्षेत्र में फैला बौद्ध स्थल कौन सा है? वो है देऊरकोठार। जब देऊरकोठार की बात करते हैं तो देऊरकोठार कहाँ है? रीवा में। ठीक है, रीवा में। इसकी खोज कब की थी? 1999 में। 1999, हाँ, कारगिल युद्ध। 3 स्तूप प्राप्त हुए हैं। देऊरकोठार में कितने स्तूप हैं? 3। ये बिल्कुल आप याद रखें कि कहाँ कितने स्तूप मिले हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ इतने स्तूप, कितने स्तूप कहाँ मिले, कैसे मिले और किसको मिले। ठीक है, शुंग शासक अग्निमित्र के द्वारा विदर्भ के किस शासक को पराजित किया गया? ये थे यज्ञसेन। अब बात करें अग्निमित्र की। अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित्र का पुत्र था। राजधानी थी इन्होंने जो है राजधानी पाटलिपुत्र से विदिशा स्थानांतरित की थी। किसने? अग्निमित्र ने। कालिदास ने इन पे मालविकाग्निमित्रम नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएंगे कि मालविकाग्निमित्रम महाकाव्य है, खंडकाव्य है या नाटक है? ठीक है, मिनांडर के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? फिर से IMP क्वेश्चन। मिनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश के बालाघाट से प्राप्त हुए हैं। मिनांडर कौन था? मिनांडर यवन शासक था। बौद्ध से प्रभावित होकर इसने स्वीकार किया था। क्या स्वीकार किया था? बौद्ध धर्म। नागसेन से वाद विवाद किया था। ठीक है, और उस वाद विवाद जिसमें संकलन है उसको मिलिंद पन्हु कहा जाता है। नहपान को जैन साहित्य में संबोधित किया गया है। नहपान को जैन साहित्य में किस नाम से संबोधित किया गया है? वो है नरवाहन। नहपान को जैन साहित्य में किस नाम से संबोधित किया गया है? नरवाहन। ठीक है, नहपान कौन था? छहराद वंशी शक शासक था। नहपान छहराद वंशी शक शासक था, जिसके सिक्के शिवपुरी से प्राप्त हुए हैं। नहपान के सिक्के नहपान या नरवाहन, नहपान या जैन साहित्य के अनुसार नरवाहन के सिक्के मध्य प्रदेश के शिवपुरी से प्राप्त हुए हैं। और नहपान का गौतमी पुत्र सातकर्णी से संघर्ष हुआ था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अश्वघोष की पुस्तक नहीं है ना? निम्न में से अश्वघोष की पुस्तक कौन सी नहीं है? ये माध्यमिका सूत्र अश्वघोष की पुस्तक नहीं है। इसमें बुद्धचरित और सौंदरानंद दोनों अश्वघोष की पुस्तक है। तो हम याद कर लेते हैं कौन सी अश्वघोष की पुस्तक है। बुद्धचरित्र और सौंदरानंद। हाँ, ये कुछ गड़बड़ है, मिस्टेक, ये सौंदरानंद है। और बात करें माध्यमिका सूत्र की, जो अश्वघोष की नहीं है, वो किसकी है? माध्यमिका सूत्र नागार्जुन की कृति है। किसकी? नागार्जुन की। अश्वघोष कनिष्क का दरबारी था। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। चलिए आगे देखते हैं। माडुलक चूडासन किस वंश का अंतिम शासक था? ये था आभीर वंश। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आभीर वंश, इसकी स्थिति थी खानदेश बुरहानपुर वाले एरिया में। संस्थापक थे ईश्वर सेन और 7 वाहनों के ये सामंत थे। आभीर वंश के बारे में डायरेक्ट बात करें, खानदेश बुरहानपुर, संस्थापक थे ईश्वर सेन और 7 वाहनों के ये सामंत थे। तो आभीर वंश 7 वाहनों के सामंत थे और संस्थापक थे ईश्वर सेन। ओके। वाकाटक वंश के
खोए भाग्य का निर्माता संबोधित किया जाता है। जो वाकाटक वंश के खोए भाग्य का निर्माता संबोधित किसे किया जाता है? पृथ्वीसेन द्वितीय, पृथ्वीसेन द्वितीय। ठीक है। बात करें वाकाटक वंश की, इसकी स्थापना की थी विंध्य शक्ति ने और अभिलेख इसके प्राप्त हुए हैं किसके? वाकाटक वंश से संबंधित नयना कुंडार और गज अभिलेख। ठीक है। चलिए अब हम तेज़ी से चलेंगे, नहीं तो समय बहुत अधिक लग जाएगा। गुप्तकालीन 24 स्वर्ण सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं दमोह से 24 स्वर्ण सिक्के, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं 15, 8 हैं समुद्रगुप्त के, 1 है स्कंदगुप्त का। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से कितने रत्न उज्जैन से संबंधित हैं? ये हैं तो बहुत यूनिक क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से कितने रत्न उज्जैन, सिर्फ उज्जैन से सम्मिलित हैं? वो कि 2 हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 2 रत्न जो थे वो उज्जैन से संबंधित थे। अब बात करें इनके 9 रत्नों की, कालिदास, अमर सिंह, वररुचि, शंकु, घटकरपर, बेताल भट्ट, बराहमीर, छप्पड़क, धन्वंतरी। कालिदास और बराहमीर, कालिदास और बराहमीर कहाँ से थे? उज्जैन से थे। कालिदास और बराहमीर उज्जैन से थे। ठीक है। सूर्य की पूजा तथा दीपक जलाने हेतु धन दान का उल्लेख कहाँ से मिलता है? भगवान सूर्य की पूजा और दीपक जलाने हेतु धन दान का उल्लेख कहाँ से मिलता है? ये मिलता है इंदौर से। स्कंदगुप्त के इंदौर ताम्रपत्र में सूर्य की पूजा और दीपक जलाने हेतु धन दान का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अब बात करें हरवत्स स्वामिनी द्वारा आर्य संघ को दान दिए जाने का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? हरवत्स स्वामिनी, सांची अभिलेख। ठीक है। अब बात करें जब हम सांची अभिलेख की, तो सांची अभिलेख कहाँ है? रायसेन में। आम्र कारदव द्वारा कथित तौर पर स्थापित किया गया था ये। हूण शासक मिहिर कुल को पराजित करने वाला शासक यशोधर्मन संबंधित है। मतलब यशोधर्मन किस वंश से संबंधित है? ये है ओलिगर वंश। बात करें मिहिर कुल की, मिहिर कुल जो कि तोड़मार का पुत्र था, गोप पर्वत पर सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया मिहिर कुल ने। मिहिर कुल के बारे में पढ़ रहे हैं हम। मिहिर कुल तोड़मार का पुत्र था। इसने गोप पर्वत पर सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। इसकी राजधानी थी सियालकोट या सियालकोट भी कहा जाता है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। ओलिगर वंश की समाप्ति का मुख्य कारण कौन बने? जो ओलिगर वंश है उसका समाप्त होने में मुख्य कारण किस वंश ने निभाया? वो है कलचुरी। कलचुरीज मुख्य कारण थे जिससे ओलिगर वंश समाप्त हो गया। बात करें ओलिगर वंश की, ओलिगर वंश क्षेत्र था मंदसौर। प्रथम शासक थे नरवर्मन और मालवा नाम देने का श्रेय ओलिगरों को जाता है। जो हम आज जानते हैं मालवा, ठीक है, वह नाम किसने दिया है? ओलिगर वंश ने दिया है। जो मंदसौर के ओलिगर हैं उन्होंने मालवा नाम दिया है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र को। उत्कल वंश का सबसे प्रतापी शासक था हस्तिन। कौन था? हस्तिन। बात करें उत्कल वंश की, उत्कल वंश जिसके संस्थापक थे देवोदय, राजधानी थी नागोद जो कि वर्तमान सतना जिले में आती है। ठीक है, ये पेन थोड़ा गड़बड़ चलता है। सतना और वंशावली, इनकी जो वंशावली है खोह ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। मतलब उत्कल वंश की वंशावली किस ताम्रपत्र से प्राप्त होती है? खोह ताम्रपत्र। और खोह ताम्रपत्र जो है कहाँ से प्राप्त हुआ? पन्ना से। ठीक है। नल वंश का प्रथम शासक कौन था? भवदत्त वर्मा। नल वंश का प्रथम शासक था भवदत्त वर्मा। नल वंश, राजधानी थी बस्तर, संस्थापक थे भवदत्त वर्मा। ठीक है। पांडु वंश का क्षेत्र कौन सा था? ये था अनूपपुर। पांडु वंश का कौन था? अनूपपुर। बात करें पांडु वंश, ये मैकल वाले एरिया में था, अनूपपुर। प्रथम शासक था जयवल और अंतिम शासक था भरतबल। जयवल, भरतबल।
बहुत बढ़िया। भीतरगांव का मंदिर किस काल से संबंधित है? भीतरगांव का मंदिर किस काल से संबंधित है? यह है गुप्त काल से। ठीक है, अब भीतर है, भीतर बोले तो अंदर है, तो वो गुप्त रहेगा। ठीक है, भीतरगांव का मंदिर किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। भीतरगांव मंदिर जो है कानपुर में स्थित है। चलिए, ये भी बात है, गुप्तकालीन है, ईंटों से निर्मित है। बहुत बढ़िया, ईंटों से निर्मित है, मतलब मिट्टियों से नहीं है। एरन अभिलेख में उल्लेखित सती का नाम क्या था? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जब हम पढ़ लेते हैं कि 510 ईस्वी में सती हुई, ईसा पूर्व में कि ये प्राप्त हुआ, ये वो हुआ, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम कि जो अभिलेख प्राप्त हुआ था, मतलब जो सती हुई थी, पहली जो सती हुई थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था, आप बिल्कुल सारे काम छोड़ के इसको याद कर लें पहले। ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है। मैंने 2 बार क्वेश्चन में, मैंने जब टेस्ट देता था ये, तो 2-3 बार गलत करके आया और चौथी 5वीं बार में फिर मैं यही क्वेश्चन पढ़ के जाता था बस। तो इसका नाम था क्या? चित्रांशी। क्या नाम था? चित्रांशी। एरन अभिलेख जो कि है सागर में। ये है भानुगुप्त का अभिलेख। एरन अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का अभिलेख। गोपीराज नहीं है, गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोपराज की पत्नी कौन थी? चित्रांशी थी। जो सती हुई वो कौन थी? चित्रांशी थी। बहुत बढ़िया, ठीक है। चंड प्रद्योत की पुत्री का नाम क्या था? जो चंड प्रद्योत था उसकी पुत्री का नाम क्या था? ये था वासवदत्ता। चंड प्रद्योत कौन थे? प्रद्योत वंश का प्रथम शासक चंड प्रद्योत था। महाकात्यायन के प्रभाव से बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ये कात्यायन है, कात्यापन नहीं है। बिंबिसार ने इनके यहाँ जीवक को भेजा था। ठीक है। अच्युतगामी द्वारा उज्जैनी की स्थापना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये मिलता है दीपवंश। उपर्युक्त ग्रंथों में तत्कालीन 16 महाजनपदों का उल्लेख है, जिनमें से 2 महाजनपद अवंती व चेदी मध्य प्रदेश के भूभाग से संबंधित हैं। भीमबेटिका से प्राप्त शैलाश्रय मुख्यतः किस काल से संबंधित है? जो भीमबेटिका के शैलाश्रय हैं वो मुख्यतः है, ठीक है, वो तो वैसे पाषाण काल से लेकर गुप्त काल तक वहाँ मिलते रहते हैं, लेकिन मुख्यतः पूछ रहा है, बिल्कुल आगे पीछे नहीं कर सकते आप। ये है पूरा पाषाण काल। भीमबेटिका की बात कर लेते हैं। ये रायसेन में स्थित है। खोज करता है वी.एस. वाकड़कर, विष्णु श्रीधर वाकड़कर। 800 शैलाश्रय यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ओके, अब आगे बात करें कि वैष्णो देवी तथा माला देवी मंदिरों से संबंधित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? ये है ग्यारसपुर। वैष्णो देवी तथा माला देवी, वैष्णो देवी और माला देवी, वैष्णो देवी कटरा वाली नहीं, ये हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। वैष्णो देवी तथा माला देवी, वैष्णो देवी माला देवी, ये कहाँ है? विदिशा के ग्यारसपुर में। सर्वप्रथम निषाद शब्द का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम निषाद शब्द का उल्लेख मिलता है, निषाद जाति थी, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। आर्यों, ये अर्थों नहीं है, आर्यों के द्वारा तत्कालीन मध्य प्रदेश की धरती पर निवास करने वाली जातियों को निषाद कहा गया। मतलब आर्यों के द्वारा तत्कालीन मध्य प्रदेश की धरती पर निवास करने वाली जातियों को निषाद कहा गया। ठीक है। आर्यों का मूल स्थान पामीर का पठार किसके द्वारा माना गया है? आर्य जो है उनका जो मूल स्थान था जहाँ से वो आए थे वो पामीर का पठार था। ये एडवर्ड मेयर ने कहा था। ठीक है, एडवर्ड मेयर। और मैक्स मूलर ने कहा नहीं भैया ये मध्य एशिया से आए थे। और हमारे तिलक साहब कहते हैं, तिलक कौन? बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक कह रहे हैं नहीं ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। और एडवर्ड मेयर ने तो कह ही दिया कि पामीर के पठार के आए थे, बात खत्म। ठीक है। अब ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है कि घोड़ा पछाड़ स्थल के रूप में चिन्हित है। घोड़ा पछाड़ स्थल, ये घोड़ा को किसी ने पछाड़ा नहीं था, उसका नाम था कि घोड़ा पछाड़ स्थल कहाँ स्थित है? ये है देवास में। देवास।
वह स्थल जहाँ लव और कुश ने श्री राम के घोड़े को पकड़ा था। बहुत बढ़िया। मतलब लव और कुश ने घोड़े को पकड़ लिया था और बहुत लंबी कहानी हुई थी वहाँ। आप सभी ने रामायण देखी होगी। तो वो कांड जो हुआ था वो देवास में हुआ था। ठीक है, काफ़ी युद्ध हुआ था वहाँ, फिर राम भगवान को भी आना पड़ा। चलिए, पंचजन के रूप में चर्चित व्यक्ति मुख्यतः किस वंश से संबंधित थे? पंचजन के रूप में चर्चित व्यक्ति मुख्यतः किस वंश से संबंधित थे? अब पंचजन ययाति वंश या इला के वंशज थे। पंचजन कौन थे? ययाति। अब ययाति कौन थे? इला के वंशज थे। ठीक है, बात करें पंचजन कौन थे? अनु, ध्रुव, यदु, पुरु, दुर्वासु। उपर्युक्त पांचों ययाति के पुत्र थे ये। ठीक है, ये है पंचजन। चेदी की स्थापना कौशक के द्वारा किस मालवा शासक के समय की गई थी? जो चेदी है, चेदी की स्थापना कौशक के द्वारा, पहले तो चेदी की स्थापना किसने की है? कौशक ने की है। अब कौशक के द्वारा किस मालवा, उस समय मालवा का रूरल कौन था? वो था तालजंग। कौन था? तालजंग। बात करें चेदी की, वर्तमान खजुराहो क्षेत्र है। यादव वंशी शासक कौशक द्वारा चेदी वंश की स्थापना की गई। राजधानी थी सूक्तिमती। ठीक है, चेदी की राजधानी कौन थी? सूक्तिमती। चलिए आगे देखते हैं। बृहद्रथ वंश के अंतर्गत शामिल जनपद का नाम बताइए। बृहद्रथ वंश के अंतर्गत शामिल जनपद का नाम बताइए। इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया। बृहद्रथ वंश जो जनपद थे इसमें देख लीजिए, 5 जनपद थे बृहद्रथ वंश में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि बृहद्रथ वंश में कितने जनपद थे, तो आप बोलेंगे 5। कौन से? अवंती, दशार्ण, अनूप, तुंडीकेर और त्रिपुरी। ठीक है। अमरकंटक को शर्व तीर्थ न्यायक्रम किस में कहा गया है? जो अमरकंटक है को सर्व तीर्थ न्यायक्रम किस में कहा गया है? पुराणों में कहा गया है। अमरकंटक को शर्व तीर्थ न्यायक्रम पुराणों में कहा गया है। बात करें अमरकंटक की, अनूपपुर जिले में स्थित है। 2005 में धार्मिक नगरी घोषित किया गया। नर्मदा, सोन और चोहिला तीनों का उद्गम स्थल है अमरकंटक। ओके, आगे चलते हैं। प्राचीन काल में निजामत ए मशरिक नाम से संबोधित किया जाता था। प्राचीन काल में निजामत ए मशरिक नाम से संबोधित किया जाता था सीहोर को। निजामत ए मशरिक, सीहोर, मशरिक सीहोर। शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर, बुरहानपुर, खानदेश, मतलब ये नवीन नाम है फिर प्राचीन नाम है। शाहजहाँपुर को कहा जाता था शाहजहाँपुर, बुरहानपुर को कहा जाता था खानदेश और भोपाल को कहा जाता था भोजपाल। ठीक है। मौर्यकालीन यक्ष की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? मौर्यकालीन यक्ष की प्रतिमा वेशनगर से प्राप्त हुई है। वेशनगर कहाँ है? विदिशा में, जो कि मौर्यकालीन पुरातात्विक स्थल है वेशनगर। मौर्ययुगीन कौन सा व्यापारिक मार्ग भृगकक्ष से मथुरा जाता था? ये था तीसरा। अलग अलग मार्ग थे, तीसरा जाता था, जिसमें मतलब कुल मिला के मौर्य काल में 4 व्यापारिक मार्ग थे। 4 में से कौन सा भृगु से मथुरा जाता था? ये जाता था तीसरा, जो कि हमारे मालवा वाले एरिया से होकर गुजरता था, इसलिए क्वेश्चन बना है। 2 व्यापारिक मार्ग, तीसरा और चौथा, ये मध्य प्रदेश से गुजरते थे। ठीक है, वही बात कि तीसरा और चौथा 2 गुजरते थे। 4 थे, पहला और दूसरा नहीं जाते थे, वो थोड़े ऊपर से चले जाते रहे होंगे, और जब तीसरा और चौथा ये हमारे मध्य प्रदेश से गुजर रहे थे। कुम्हार टेकरी का संबंध किस जिले से है? कुम्हार टेकरी। अब जब कुम्हार दिन भर बैठ के मटके घड़े वगैरह बनाएगा तो वो परेशान हो जाएगा और हिंदी में कहते हैं उज्जा जाएगा। तो उज्जा जाएगा तो उज्जैन। ठीक है, ये उज्जा जाएगा, आप समझते होंगे जो गाँव के होंगे। कुम्हार टेकरी कहाँ? ये मौर्यकालीन स्तूप है जो कि उज्जैन में है, अभी पढ़े आप। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि कुम्हार टेकरी किस काल से संबंधित है? ये है मौर्य काल से। शकों से संबंधित क्षहराद वंश का केंद्र था नासिक।
शक बोलन दर्रे से भारत पर प्रवेश किए थे, मतलब बोलन दर्रे से भारत में प्रवेश किए थे। क्षत्रप प्रणाली द्वारा शासन, क्षयराज वंश, भूमक, नहपान इसके प्रमुख शासक थे। क्षयराज वंश, जो क्षयराज उनकी शाखा थी, उसके प्रमुख शासक थे भूमक और नहपान। कुषाणों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बिमकटफेसस। कुषाणों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बिमकटफेसस। बिमकटफेसस भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक है। इसके सिक्के विदिशा से प्राप्त हुए हैं। बिमकटफेसस विदिशा, बिमकटफेसस के सिक्के विदिशा, बिमकटफेसस के सिक्के विदिशा से। और भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? बिमकटफेसस। सिर्फ आप बिमकटफेसस याद रखें, कुषाण वंश मध्य प्रदेश में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। डॉक्टर महेश चंद्र चौबे द्वारा किस वंश के सिक्के संग्रहित किए गए थे? महेश चंद्र चौबे, बोधि वंश। बात करें बोधि वंश की, बोधि वंश त्रिपुरी वाले जबलपुर जिले में स्थित है। त्रिपुरी वाले एरिया में, जबलपुर में। प्रमुख शासक थे श्री बोधि, चंद्र बोधि, शिव बोधि। ठीक है। बात करें ईश्वर सेन किस वंश के अधीन सामंत थे? ईश्वर सेन किस वंश के अधीन सामंत थे? ये सातवाहन। बात करें आभीर वंश की, आभीर वंश खानदेश में स्थित है, पहले हम पढ़ के आए। इसके संस्थापक थे ईश्वर सेन। इसका प्रसंग मिलता है आभीर वंश का नासिक अभिलेख में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मगध वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? भीमसेन के द्वारा। मगध वंश जो कि बांधवगढ़ उमरिया क्षेत्र वाले क्षेत्र से है। कुषाणों से संघर्ष किया इन लोगों ने। स्थापना की थी वशिष्ठी पुत्र भीमसेन ने। प्रारंभ में वह बौद्ध था, किंतु गुप्तों के प्रभाव में वैष्णव हो गया। यह किसके संदर्भ में कहा गया है? रुद्रसेन द्वितीय के संदर्भ में। पृथ्वीसेन के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से हुआ। फलस्वरूप बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है। भरत शिव महाराज भगवान का दोहित्र संबोधित किया जाता है वाकटक वंशियों को। भरत शिव महाराज भगवान शिव का दोहित्र, भगवान शिव का दोहित्र कौन है? वाकटक वंशियों को कहा जाता है। वाकटक वंश विंध्य शक्ति के द्वारा संस्थापक क्षेत्र था विदिशा। वाकटक विदिशा गुप्तों के समकालीन थे। वाकटक किसके समकालीन थे? गुप्तों के। ठीक है। आगे चलें। वर्तमान समय में कंकाली देवी मंदिर से विख्यात गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? मतलब कंकाली देवी के नाम से मंदिर जो विख्यात है और ये गुप्तकालीन है, तो कहाँ है ये? कटनी में स्थित है। कंकाली देवी, कटनी। कंकाली देवी मंदिर प्राचीन तिगवा का विष्णु मंदिर है। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन, तिगवा का विष्णु मंदिर पहले ये जबलपुर वाले एरिया में आता था, अब कटनी में आता है। सर्प पर विष्णु लेटे, एक मिनट, सर्प पर विष्णु लेटे हैं और नाभि से ब्रह्म उत्पन्न है। ये फैक्ट थोड़ा आप चेक कर लेना, थोड़ा अजीब से लग रहा है। परम परमेश्वर, परम ब्राह्मण्य, परम गुरु देवता धी दैवत की उपाधि धारण करने वाले शासक का नाम था, ये था भरतवल। काफ़ी बड़ी उपाधि थी। ठीक है। ये परम याद रखने बस। भरतवल। अब भरतवल कौन था? पांडु वंश का शासक था। पांडु। यह मैकल अनूपपुर वाले क्षेत्र में है और ये गुप्तों के समकालीन था। ठीक है। नल वंश की स्थापना किसने की? भवदत्त शर्मा। भवदत्त शर्मा। नल वंश की स्थापना किसने की थी? भवदत्त शर्मा। अब नल वंश के बारे में, नल वंश बस्तर वाले एरिया में है, संस्थापक भवदत्त शर्मा है। उल्लेख मिलता है राजीव लोचन मंदिर रायपुर से। पंचदेवरा मंदिर किस वंश के इतिहास पर प्रकाश डालता है? पंचदेवरा मंदिर ये गुहिल वंश। बात करें गुहिल वंश के बारे में, क्षेत्र है मंदसौर। मंदसौर से ही हमने एक और वंश पढ़ा, औलिकर वंश। प्रथम शासक थे गुहिल वंश के विग्रहपाल और इस संबंध में पंचदेवरा मंदिर से जीर्ण अभिलेख मिला है।
जीर्ण अभिलेख कहाँ से मिला है? पंचदेवरा मंदिर मंदसौर से। ठीक है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? मध्य प्रदेश इतिहास का टेस्ट हो और ये क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा का युद्ध 618 ईस्वी में हुआ था। हर्षवर्धन जो कि थानेश्वर का शासक था, इनके दरबारी बाणभट्ट रहे हैं। ठीक है। पुष्यभूति वंश था। हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक था। चलिए 1 मिनट। चलिए ठीक है दोस्तों, वो बैक हो गया था। हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक और हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। शैल वंश से संबंधित राजौली ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजौली ताम्रपत्र शैल वंश से संबंधित है, बालाघाट से प्राप्त हुआ है। राजौली ताम्रपत्र शैल वंश बालाघाट। शैल वंश के बारे में बात कर लेते हैं। क्षेत्र है महाकौशल। प्रथम शासक हैं श्रीवर्धन और 8वीं सदी में ये उल्लेखित हुआ था। राष्ट्रकूट शासक मूलतः किसके सामंत थे? कलचुरियों के थे। राष्ट्रकूट क्षेत्र दक्षिणी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 2 शाखाएं थीं, बैतूल जो कि अमरावती और मानेखेत। बैतूल के तिवारखेड़ में प्राप्त ताम्रपत्र में कितने राष्ट्रकूट शासकों का उल्लेख है? बैतूल के तिवारखेड़ से प्राप्त ताम्रपत्र। तिवारखेड़ कहाँ है? बैतूल में। ठीक है। तिवारखेड़, ये कोई अगर तिवारखेड़ बोले तो हम कहेंगे बेतु की बात, मतलब ये ताम्रपत्र है जो कि 4 शासकों का उल्लेख मिलता है। तिवारखेड़ ताम्रपत्र कौन से 4 शासक हैं देख लेते हैं। दुर्गराज, स्वामिकराज, गोविंदराज और नत्तराज युद्धासुर। ठीक है। भोपाल झांसी के मध्य प्रतिहारों को पराजित करने वाला राष्ट्रकूट शासक कौन था? गोविंद। भोपाल झांसी के मध्य प्रतिहारों को पराजित करने वाला राष्ट्रकूट शासक था गोविंद। गोविंद तृतीय ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। इसका अभिलेख इंद्रगढ़ मंदसौर से प्राप्त हुआ है। ठीक है। किस राष्ट्रकूट शासक द्वारा कलचुरी वंश में वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था? कृष्ण द्वितीय द्वारा कलचुरी वंश में वैवाहिक संबंध स्थापित किया। कृष्ण द्वितीय ने कलचुरी शासक कोकल फर्स्ट की पुत्री बैजंबा से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ओके। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के दौरान ग्वालियर का शासक कौन था? जब मोहम्मद गौरी ने मध्य प्रदेश में आक्रमण किया, उस समय ग्वालियर का शासक कौन था? ये था लोहंगदेव। मोहम्मद गौरी ने 1192 के आक्रमण में लोहंगदेव से युद्ध किया था। ठीक है। ग्वालियर का शासक कौन था? लोहंगदेव। किस सल्तनत के समकालीन फारूकी वंश की स्थापना की गई? तुगलक वंश। फारूकी वंश क्षेत्र है बुरहानपुर। फारूकी वंश का बुरा हाल बुरहानपुर। स्थापना की थी खान जहां फारूकी ने। फिरोज शाह तुगलक इस समय थे, मतलब जो तुगलक वंश था उस समय फिरोज शाह तुगलक शासन कर रहे थे जब फारूकी वंश की स्थापना हुई। यह कर्पूर मंजरी नामक तालाब का निर्माण किसने करवाया है? ये कपूर मंजरी यह है महमूद खिलजी। कपूर मंजरी एक पुस्तक है जो कि राजशेखर ने लिखा है, और कपूर मंजरी एक तालाब है जो कि महमूद खिलजी ने मांडू में बनवाया था। ठीक है। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कपूर मंजरी जो पुस्तक है वो राजशेखर के द्वारा लिखी गई है, और कपूर मंजरी जो तालाब है वो महमूद खिलजी ने मांडू में बनवाया था। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा ग्वालियर में निर्मित गुंबदाकार विश्राम गृह उल्लेख किस इतिहासकार ने किया है? ये किया है फरिश्ता ने। ये गुंबदाकार है, विश्राम गृह, कोई फरिश्ता ही विश्राम करता है। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना की और 1290 से 1296 तक शासन किया। आगे देखें बटियागढ़ अभिलेख। चलिए चालू है। बटियागढ़ अभिलेख किस जिले में अवस्थित है? दमोह।
बटियागढ़। वो बोलते हैं ना कि ज़मीन बांट दो, तो फिर घर में मम्मी पापा बोलते हैं कि दम हो तो बांट के दिखाओ। तो बटियागढ़ अभिलेख कहाँ है? दमोह में स्थित है, क्योंकि दम नहीं है बांटने का। बटियागढ़ दमोह, बटियागढ़ अभिलेख दमोह। फिर से वही बात, गयासुद्दीन व मोहम्मद बिन तुगलक का उल्लेख है, गयासुद्दीन और एमबीटी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ग्वालियर से संबंधित है? कौन सी संधि ग्वालियर से संबंधित है? तो ये ऑप्शन देख सकते हैं आप। उसके बाद हम आंसर देखते हैं सीधे। यह है सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803। मंदसौर की संधि हुई थी 1818 में, होलकर और अंग्रेज़ों के बीच। राजपुर घाट की संधि हुई थी 1805 में, होलकर और अंग्रेज़ों के बीच। सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी 1803 में, सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच। और दुरई सराय, ये हुरई सराय नहीं है, दुरई सराय की संधि है, 1737 में हुई थी, पेशवाओं और निज़ाम के बीच। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किस वर्ष चंदेरी पर आक्रमण किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चंदेरी पर आक्रमण किया था 1292 में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें, दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का दूसरा शासक था। 1296 से 1316 तक इसने शासन किया। बाजार व्यवस्था हेतु ये प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था अति महत्वपूर्ण थी। ग्वालियर आक्रमण हेतु इल्तुतमिश को किस भारतीय शासक द्वारा मदद प्रदान की गई थी? ग्वालियर आक्रमण हेतु इल्तुतमिश को, जब ग्वालियर आक्रमण करने लगा कौन? इल्तुतमिश, तो उसकी सहायता किसने की थी? नरवर्मन ने। ग्वालियर आक्रमण नरवर्मन द्वारा इल्तुतमिश को सहायता प्रदान की गई, जिस हेतु उसे शिवपुरी दिया गया था। शेरशाह सूरी द्वारा मालवा में अपना सूबेदार किसे नियुक्त किया गया? जो शेरशाह सूरी है उसके द्वारा, सूरी वंश का शासक शेरशाह सूरी द्वारा मालवा में अपना सूबेदार सुजायत खां, शेरशाह सूरी ने मालवा में किसे सूबेदार नियुक्त किया? सुजायत खां। शेरशाह द्वारा मल्लू कादिर को पराजित करके सुजायत खां को सूबेदार बनाया गया, जिसका पुत्र बाज बहादुर था। अब पढ़ते होंगे बाज बहादुर, रानी रूपमती की कहानी, शायद वही है ये। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? मालवा में खिलजी वंश की स्थापना 1436। इस टाइप के क्वेश्चन आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि एमपीपीएससी डायरेक्ट पूछता है कि किसकी स्थापना कब हुई। जैसे अगर पिछली बार पूछा था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो फिर वही 1336। और फिर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि मालवा में खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? 1436। बात करें मालवा का खिलजी वंश 1436, संस्थापक थे महमूद खिलजी, अंतिम शासक थे नासिर शाह, और इनका दूसरा नाम था महमूद द्वितीय। ठीक है, आगे देखते हैं। ललित चरित्र पुस्तक किसे समर्पित है? ललित चरित्र पुस्तक गयासुद्दीन खिलजी को ललित चरित्र समर्पित है, गयासुद्दीन खिलजी को। और ललित चरित्र लिखी है किसने? ईश्वर सूरी ने। गयासुद्दीन खिलजी के जीवन पर ये आधारित है। अगला क्वेश्चन, सरभपुरी वंश का अंतिम शासक कौन था? सरभपुरी वंश का प्रवरराज। सरभपुरी वंश छत्तीसगढ़ से उड़ीसा तक फैला था, संस्थापक था शरभ। राजर्षि तुल्य वंश का प्रथम शासक कौन था? ये था शूरा। राजर्षि, ये राजश्री नहीं है। राजर्षि वंश का प्रथम शासक कौन था? शूरा। राजर्षि तुल्य वंश क्षेत्र दक्षिणी कौशल मतलब ये अपना जबलपुर के नीचे वाला एरिया, ये गुप्तों के समकालीन थे। राजर्षि तुल्य रायपुर से अभिलेख मिले हैं यहाँ। ठीक है। मंदसौर अभिलेख के अनुसार किस वर्ष दसपुर में सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया? मंदसौर अभिलेख के अनुसार किस वर्ष दसपुर में सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया? ये 473 ईस्वी में। मंदसौर अभिलेख कुमार गुप्त से संबंधित है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, रेशम बुनकर की श्रेणी का उल्लेख इसमें मिलता है। एरंड से प्राप्त सती अभिलेख किस समय का है? फिर वही बात, 510 AD। एरंड का सती अभिलेख गुप्त शासक भानुगुप्त का है। इसमें गोपराज की पत्नी
गोपराज की पत्नी चित्रांशी, जो कि आपको भूलना नहीं है, पत्नी कौन थी? चित्रांशी के सती होने का उल्लेख है। ये नाम किसने ढूंढा होगा ये समझ में नहीं आया आज तक। ठीक है, निम्नलिखित में से चंबल घाटी का सर्वेक्षण किसने किया है? निम्न में से चंबल घाटी का सर्वेक्षण किसने किया है? तो ये बीबी लाल, चंबल, चंबल, बल, लाल। ठीक है, जिसमें बल होता है वो लाल कर देता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। बीबी लाल, चंबल घाटी का सर्वेक्षण बीबी लाल ने किया है। तो वी.एस. वाकड़कर, एस.के. श्रीवास्तव, वी.के. खत्री चंबल घाटी से संबंधित थे। बीबी लाल द्वारा ग्वालियर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया था। ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया कि निम्नलिखित में से, फिर से पढ़ लेते हैं कि चंबल घाटी का सर्वेक्षण किसने नहीं किया है। बस यही गलती हम प्रीलिम्स के पेपर में करते हैं और फेल हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो निम्नलिखित में से चंबल घाटी का सर्वेक्षण किसने नहीं किया है? बीबी लाल ने नहीं किया है, बाकी तीनों ने किया है। वी.एस. वाकड़कर, एस.के. श्रीवास्तव, बी.के. खत्री। महादेव पिपरिया से शुपेकर द्वारा कितने औजार प्राप्त किए गए हैं? ये 860 प्राप्त किए गए हैं। शुपेकर द्वारा महादेव पिपरिया के अतिरिक्त मंडला का भी सर्वेक्षण किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शिलाश्रय पचमढ़ी में नहीं है? ये दाता शैलाश्रय, क्योंकि दाता शैलाश्रय है छतरपुर में। कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये आदमगढ़, आदमगढ़, नर्मदापुरम, वर्तमान नर्मदापुरम, पहले होशंगाबाद। आदमगढ़ की खोज की थी 1920 में मनोरंजन घोष ने। ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है। मध्य पाषाणकालीन उपकरणों की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? 1867 में। 1867 में C.L. कार्लाइल ने 1867 में विंध्य क्षेत्र से मध्य पाषाणकालीन उपकरण का सर्वप्रथम खोज की। ईटार पहाड़ किस काल से संबंधित है? ईटार पहाड़ मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ईटार पहाड़। और माइक्रोलिथ, मध्य पाषाण काल में आदिमानव के उपकरण छोटे थे, इसलिए उसे माइक्रोलिथ कहते थे। माइक्रोलिथ संबोधित किया जाता है नवपाषाण काल को। ईटार पहाड़ सोन नदी के तट पर रीवा में स्थित है। यहाँ से नवपाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं, वही बता रहा है ये। राजा जन्मेजय द्वारा स्थापित नगर कौन सा था? राजा जन्मेजय द्वारा स्थापित नगर ये था नागदा, जो कि नागदा उज्जैन में स्थित है। नागोद है सतना में। शायद मैंने ऊपर अगर नागदा सतना बोला हो तो आप चेक कर लें, मैं गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा। खोज N.R. बनर्जी और चंबल के तट पर। नागदा की खोज की है N.R. बनर्जी ने और ये चंबल के तट पर स्थित है। ठीक है, रोमन व्यापार हेतु विख्यात स्थल कौन सा है? आवरा, मार्ग नंबर 3 आवरा। मंदसौर खोज की है H.B. त्रिवेदी ने। H.B. त्रिवेणी नहीं है, त्रिवेदी है। रोमन सभ्यता से संबंधित साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। महापाषाणकालीन संस्कृति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है? ये प्राप्त नहीं हुआ है पन्ना से। महापाषाणकालीन संस्कृति पन्ना से प्राप्त नहीं हुआ है, बाकी रीवा, सिवनी और सीरी से प्राप्त हुआ है। महापाषाण संस्कृति दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों से बनी समाधियाँ महापाषाण संस्कृति कहलाती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विश्व का प्राचीनतम जीवाश्म प्राप्त हुआ है सतना से। सतना के चित्रकूट से 1.6 अरब वर्ष पुराना रेड एल्गी प्राप्त हुई है, जिसे विश्व का प्राचीनतम जीवाश्म माना जाता है। रेड एल्गी सतना के चित्रकूट से 1.6 अरब वर्ष पुराना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित है। ये सुमेलित है गोगेरिया सिवनी। गोगेरिया कहाँ है? सिवनी। खलघाट कहाँ है? धार, धीमरखेड़ा, कटनी और पीतनगर खरगोन। विश्वामित्र के 50 शापित पुत्र मालवा में आकर बसे।
संबंधित है उपर्युक्त सभी से। कीर्तिवीर अर्जुन की राजधानी थी महिष्मति। कीर्तिवीर अर्जुन कौन था? है वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने रावण को पराजित किया था। इसका वध परशुराम ने किया था। अच्छा, कीर्तिवीर अर्जुन का वध किसने किया था? परशुराम ने किया था। ये शायद 6-7 काफ़ी बार लड़ाई हुई थी, फिर अंतिम रूप से इन्होंने इसका वध कर दिया था। ठीक है। नंद शासकों के सिक्के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? ये बड़वानी से। नंद, ठीक है, नंद आप समझ गए होंगे, बड़वानी, बड़ नंद। तो नंद जो है, नंद कौन है? नंद जो पति की छोटी बहन नंद नहीं है, ये नंद वंश है। इसकी स्थापना महापद्म नंद ने की थी। राजधानी पाटलिपुत्र। अंतिम शासक धनानंद था। भरूच स्तूप किस शासक को भगवान बुद्ध की आराधना करते हुए प्रदर्शित किया गया है? भरूच स्तूप में किस शासक को भगवान बुद्ध की आराधना करते हुए प्रदर्शित किया गया है? अजातशत्रु। सतधारा की खोज किस वर्ष की गई? शतधारा ये स्तूप है 1853 में। सतधारा 1853 में। खोज करता है अलेक्जेंडर कनिंघम और 40 स्तूप यहाँ से प्राप्त हुए हैं। खाम्बाबा या खामबाबा का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? यवन के द्वारा। खामबाबा ये हेलियोडोरस भी कहा जाता है इसको। भागभद्र के शासनकाल में यवन यूनानी राजदूत हेलियोडोरस द्वारा वैष्णव धर्म से प्रभावित होकर इसकी स्थापना की गई थी। रेप्सन के अनुसार श्रीशात है। श्रीशात कौन है? सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का प्रथम महान शासक था। मालव शैली में रजत मुद्रा चलवाई थी इसने। मालव शैली में रजत मुद्रा चलवाई थी किसने? सातकर्णी प्रथम ने। ठीक है। छिंदवाड़ा के सोनपुर में किस वंश के शासकों की 670 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? 670 मुद्राएं। छिंदवाड़ा के सोनपुर से किस वंश? छिंदवाड़ा का सोनपुर से शक, सोनपुर शक, 670 मुद्राएं। ठीक है। छिंदवाड़ा के सोनपुर से प्राप्त 670 मुद्राएं रुद्रसेन प्रथम से रुद्रसेन तृतीय के शासनकाल की हैं। प्रथम से तृतीय। ठीक है। आगे देख लेते हैं। वाकाटक वंश की वशी शाखा किसने स्थापित की? ये स्थापित की है शर्वसेन। शर्वसेन द्वारा वत्स गुल्म में वशी शाखा की स्थापना की गई थी। और अंतिम प्रश्न, उदयगिरी गुहालेख का निर्माण किसने करवाया था? वीरसेन ने। उदयगिरी गुहालेख ये विदिशा में स्थित है। ये जैन अभिलेख है, जैन गुहाभिलेख है। शंकर नामक व्यक्ति द्वारा पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित करने के संदर्भ में यहाँ उल्लेख मिलता है। तो हमारे 100 क्वेश्चन हो गए। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले टेस्ट में। ये टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जब ये आगे आपको करवाऊँगा, हम अलग अलग टॉपिक के अलग अलग टेस्ट करेंगे। ठीक है। आप इनको पूरी तरह से याद कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।